हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ललित सर के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ मनी सप्लाई के बारे में। मनी सप्लाई, सबसे पहले मनी सप्लाई क्या होती है आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग को देखते हैं कि व्हाट्स अबाउट मनी सप्लाई। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो किसी कंट्री के लोगों के पास में जो मनी अवेलेबल होता है, बस उसी को हम कहते हैं मनी सप्लाई। फिर से सुन लीजिए, मनी सप्लाई का मतलब होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी कंट्री के लोगों के पास में जो मनी अवेलेबल होता है, हम उसको कहते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, मान के चलिए कि आज के डेट में, सपोज आज के डेट में एक इमेजिनेशन हम लोग कर लें। लेट सपोज कि आज के डेट में, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, आज के डेट में अगर हमारे इंडिया के लोगों के पास में 15,000 करोड़, ध्यान दीजिए, 15,000 करोड़ अगर मनी है तो यही कहलाएगा मनी सप्लाई। इसी को हम कहेंगे मनी सप्लाई। ठीक है, अच्छा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ मनी के ऐसे स्टॉक हैं जो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के पास में अगर मनी है, ठीक है, मनी का स्टॉक है, तो आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। रीजन मैं इसके बाद बताऊंगा। नंबर 2 में है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। यानी कंट्री में जितने भी सारे बैंक्स हैं उनके पास जो स्टॉक ऑफ मनी है, तो मनी सप्लाई में वह स्टॉक भी इंक्लूड नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो गवर्नमेंट है एंड जो बैंकिंग सिस्टम है, यह खुद मनी सप्लाई करता है। ठीक है, मनी सप्लायर कौन है हमारे कंट्री में? मनी सप्लायर कौन है? एक गवर्नमेंट एंड दूसरा बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, जिसमें आरबीआई से लेकर के एंड सारे कॉमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसे आप मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। मनी सप्लाई में किसको किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? मनी सप्लाई में जो गवर्नमेंट के पास में स्टॉक ऑफ मनी है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एंड जितने भी बैंक्स हैं उनके पास जो मनी है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों सीधे आते हैं अपने लोग सप्लाई ऑफ मनी को कैसे मेजर किया जाएगा। आप उसको कैसे मेजर करेंगे, आप उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको मेजर करने के लिए आरबीआई ने एक फार्मूला दिया है। ठीक, फार्मूला क्या है? फार्मूला है टोटल मनी सप्लाई इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। यानी कि ये जो टाइप है, टाइप नंबर 1, मनी टाइप नंबर 2, मनी टाइप नंबर 3 एंड मनी टाइप नंबर 4। तो जब आप इन चारों को जब आप ऐड कर दोगे तो कंट्री का टोटल मनी सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो देखिए आप। ठीक, M1 में क्या क्या इंक्लूड करोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों,
M1 में जो इंक्लूड होता है तो M1 इक्वल्स टू होता है C प्लस डी डी प्लस ओ डी, ठीक है, C प्लस डी डी प्लस ओ डी, ठीक। तो अब C का क्या मतलब होता है? C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ कंट्री, यानी लोगों के पास जो करेंसी होती है उसका स्टॉक, ठीक है। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। किसका डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। हमारा आपका डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक के पास में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डीडी कहते हैं, ठीक है। तो सी का मीनिंग क्लियर हो गया, डीडी का मीनिंग क्लियर हो गया। ओडी क्या है? ओडी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अदर डिपॉजिट्स। अब ये अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है वो देखिए। अदर डिपॉजिट्स में आता है नंबर 1 में डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, ठीक। यानी हमारे कंट्री में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जितने, तो उनके पास जो डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक, उनके पास उनका जो डिमांड डिपॉजिट होता है हम उनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ऐसा है, देखिए जो आरबीआई होता है ना, हमारे कंट्री का जो एपेक्स बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई के पास में सभी का अकाउंट होता है। जिस तरह से हमारा आपका अकाउंट कॉमर्शियल बैंक में है, उसी तरह से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सभी का अकाउंट आरबीआई में होता है। एंड ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना अपना डिपॉजिट आरबीआई के साथ किया करते हैं, ठीक है, अपने अपने अकाउंट में, ठीक। तो जैसे नाबार्ड है, जैसे नाबार्ड है या और भी बैंक हो सकता है, तो इनका जो अकाउंट है आरबीआई में, तो ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये अपने अपने अकाउंट में जमा करते हैं, ठीक। नंबर 2 में आता है डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक। यानी मैं आपको बता दूं कि हमारे आरबीआई के पास में जितने भी फॉरेन सेंट्रल बैंक हैं, जितने भी कंट्री के बैंक हैं, उन सभी का अकाउंट हमारे आरबीआई में है। वे भी अपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया करते हैं, ठीक है। तो जो भी अमाउंट दिखता है, ठीक, वह उन कंट्री का डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक है। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या है इसे फिनिश करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उनका डिमांड डिपॉजिट दिखता है, उनका डिमांड डिपॉजिट होता है, तो अदर डिपॉजिट में सेकंड नंबर पे इसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यानी सेकंड नंबर पे क्या इंक्लूड करते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक। नंबर 3 में डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका भी अकाउंट हमारे आरबीआई के पास में होता है। तो ये जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, तो इनका भी अकाउंट हमारे आरबीआई के पास में है। तो ये जो अपने अपने अकाउंट में जो डिपॉजिट देते हैं, करते रहते हैं, तो यह भी अदर डिपॉजिट में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो अदर डिपॉजिट है, तो अदर डिपॉजिट में ये तीनों के तीनों जो हैं वो इंक्लूड होंगे। अब सवाल रही डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, इसको हम बैंकिंग में फिर से रिपीट करेंगे। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, डिमांड डिपॉजिट
एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसके अमाउंट को जो डिपॉजिटर्स होता है वह कभी भी किसी भी टाइम आइदर इन कैश और थ्रू चेक वह विड्रॉ कर सकता है, अपने अमाउंट को वह विड्रॉ कर सकता है या करवा सकता है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक, अब उसके बाद जो है आइए चलते हैं M2 पे। ठीक है, यानी मनी नंबर 2, यानी M2 में क्या क्या इंक्लूड है, तो M2 में इंक्लूड है M1, यानी M1 में जितनी भी सारी बातें आपने देखी ये, एंड उसके बाद डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, यानी M1 का जो भी पार्ट है ये सारे के सारे पार्ट, एंड उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो लोगों का डिपॉजिट्स होता है ये दोनों मिल करके M2 बनते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों अमाउंट मिल करके M2 बनते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक, तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए M2 के रूप में हम इसे भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वह है आपका M3, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ मनी। थर्ड टाइप ऑफ मनी क्या होता है, M1, फिर से M1, और उसके बाद नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, यानी M1 फिर से आ जाएगा, और उसके बाद नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये नेट टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, नेट टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है जो आप FD वगैरह करवाते हो, जो फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो इसको हम कहते हैं नेट टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, तो मनी नंबर 3 में, यानी जो मनी का जो थर्ड टाइप्स है उसमें क्या आता है, इसका जो पार्ट है वह क्या है, इसका जो ऑर्गन है वह क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक। ठीक, उसके बाद लास्ट में M4 आता है, यानी मनी का टाइप नंबर 4। तो M4 में क्या क्या इंक्लूड करेंगे आप, M3, यानी कि M3 का जो भी पार्ट है इसको उठा लेंगे, और उसके बाद टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ठीक, यानी पोस्ट ऑफिस के पास में जो भी डिपॉजिट्स होता है, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक होता है उसमें जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो कन्याधन हो या और कोई फंड क्यों ना हो, वो टोटल का टोटल जो डिपॉजिट्स होता है वह M4 में आ जाता है। किसके साथ, M3 के साथ। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो मनी सप्लाई को आप मेजर करोगे तो उसमें क्या क्या उठाओगे, उसमें उठाओगे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। जब आप इन 4 तरह के मनी को जब आप ऐड कर लोगे तो कंट्री का टोटल मनी सप्लाई दिखने लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, एंड स्क्रीन पे पूरा दिख भी रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। टिल द टाइम, टेक केयर, जय हिंद।